नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज है टर्टल ट्रेडिंग का सेशन नंबर 4। पहले 3 सेशंस में हमने अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट सेशन में हमने वॉल्यूम, ओबीवी और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के कंसेप्ट्स देखे थे। सेशन 2 में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था जो था ऑप्शंस ट्रेडिंग। और लास्ट सेशन में हमने स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज देखी थी। और आज हम इस सेशन में बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजीज देखेंगे और साथ ही में ऑप्शंस का एक तरीका रह गया था, उसकी भी आज हम चर्चा करेंगे। बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आए थे और साथ ही में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी था कि अगर हम इस शेयर में जो हमने कैल्कुलेटर चैनल वाला टॉपिक देखा था उसमें हम अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहें तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो उसका आंसर मुझे केवल एक ही मिला था और वो था कि हम ऑप्शन सेल करके। और इसका आंसर काफ़ी सिंपल था क्योंकि हमने उससे पहले वाली जो ऑप्शंस वाली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि हम केल्टनर चैनल के थ्रू एक ऑप्शन सेलिंग करके हम बिल्कुल लो रिस्क स्ट्रेटजी है और उसके थ्रू हम ऑप्शंस बेचकर काम कर सकते हैं। तो वही हमारा सही आंसर था कि हम केल्टनर चैनल में ऑप्शंस जो है वो सेल करके काम कर सकते हैं और उसके थ्रू हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले तो ये आया था कि टेलीग्राम चैनल के लिंक्स जो हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं। तो हाँ जी, मुझे पता लगा उसके बारे में। तो मैंने वो सारे प्रॉब्लम्स जो थे उनको रिजॉल्व कर दिया है, तो अब आप जाकर लिंक चेक कर सकते हैं, अब वो सारे अच्छे से काम कर रहे हैं। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर होगा क्या केल्टनर चैनल में? जी हाँ, बिल्कुल। स्टॉप लॉस हमेशा हमारे को केल्टनर चैनल में हो या फिर किसी भी और स्ट्रेटजी में, हमेशा हमें स्टॉप लॉस जो है क्लोजिंग बेसिस पर रखना होगा। ईमेल आईडी सेंड करें। सर, मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखी है, भरपूर ज्ञान @gmail.com। उसके अलावा आया था कि रबर बैंड रिवर्सल स्ट्रेटजीज किसी भी टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं। कर सकते हो आराम से आप, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर आप डेली चार्ट्स पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। ऑप्शन बाइंग में रबर बैंड स्ट्रेटजी यूजफुल है? कर सकते हो। इसके ऊपर आप अपनी थोड़ी सी खुद इसके ऊपर आप रिसर्च करें, थोड़ा प्रैक्टिस करें, अलग अलग चार्ट्स देखें उसके हिसाब से। और छोटे टाइम फ्रेम में काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो हैं आपको मिलेंगे। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। एक प्रदीप कुमार जी का आया था, उन्होंने मेरे क्वेश्चन का कैल्टनर चैनल वाले का आंसर दिया था कि यस, एट द मनी की कैल्टनर चैनल के ऊपर क्लोज देगा तो बाय करेंगे और 10 ईएमए के नीचे क्लोज देगा तो ऑप्शन सेल करेंगे। ऐसा नहीं है, आप एक बार ना जाकर जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज थी ना उसमें हमने लास्ट में एक कैल्टनर चैनल वाला टॉपिक डिस्कस किया था, तो आप एक बार उस कॉन्सेप्ट को जाकर देखें। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप से हम यहाँ पर जो है ट्रेड कर सकते हैं कैल्टनर चैनल में ऑप्शंस को सेल करके। बाकी तो आप लोगों का प्यार मिला, भरपूर से भी ज़्यादा ज्ञान। यू आर ग्रेट सर। थैंक यू फॉर ऑल योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के सेशन पर। और आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी के रिलेटेड स्ट्रेटजीज। अब इसमें आपको दिक्कत क्या आएगी कि आपने बहुत सारी स्ट्रेटजी सीख ली है, तो अब आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। देखिए, सारी चीज़ें तो आप कर नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे बैंक निफ्टी में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों ने ये भी पूछा था, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ऑप्शंस की ट्रेडिंग मुझे अपस्टॉक्स में बड़ी अच्छी लगती है। कई लोगों ने कहा कि सर लाइव ट्रेड करके बताओ कैसे आप ट्रेड करते हो, या कैसे हम उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके काम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा कि किस टाइप से कौन सी स्ट्रेटजीज, या कैसे मैं अपने ऑप्शंस के जो ऑर्डर्स हैं वो पुट करता हूँ, कैसे अपने वो ऑर्डर्स प्लेस करता हूँ। और उसके हिसाब से मुझे मार्जिन वगैरह जो जो चीज़ें होंगी ना वो सब मैं आप लोगों के सामने एक रियल ट्रेड करके दिखाऊंगा, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। खैर, अभी वापस आते हैं उसी बात पर कि आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी स्ट्रेटजी पर आपको काम करना है। ऑप्शंस में करना है, इन्वेस्टिंग करनी है, या स्विंग ट्रेडिंग में करना है जहां पर आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा है। आपको अपने हिसाब से एक कंसेप्ट या एक चीज़ चुनना पड़ेगा। मैक्सिमम दो चीज़ें आप ले सकते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग तो सभी कर सकते हैं और सबको करनी भी चाहिए। तो इसके अलावा आप एक या दो चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से आपको अपनी कैपिटल को बांटना पड़ेगा अक्रॉस स्ट्रेटजीज, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए लगेंगे पैसे, और पैसे हैं लिमिटेड। तो आपको ये सोचना है कि कहाँ पैसा एलोकेट करें सो दैट वी कैन बी ऑन टॉप। कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सा कंसेप्ट जो है हमें समझ आ रहा है, कौन सी समझ नहीं आ रही, इसका आपको खुद का जजमेंट करना होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में, क्योंकि आप सब कुछ नहीं कर सकते एक साथ। कितनी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन मुझे पता है कि इसका यूज़ मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ना तो मेरे पास वक्त है और ना ही मेरे पास बैंडविड्थ है। तो बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। इसलिए हमने जो पहला सेशन किया था टर्टल ट्रेडिंग का,
उसमें मैंने आपसे बोला था कि टर्टल ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ा लेसन है वो ये है कि इसमें आपको बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। छोड़ने के बाद जब आप एक या दो चीज़ें डिसाइड करेंगे, उस पे काम करते हैं, लगातार करते हैं, तब आते हैं अच्छे रिजल्ट्स, और उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। अगर आप किसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं, उसमें आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स में आपको मज़ा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप उसे छोड़ दीजिए। उस पर फोकस करें जो आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहा है। हर ट्रेडर का नेचर ना अलग होता है, उसके काम करने का ढंग अलग होता है, उसके बिहेवियर सब कुछ अलग होता है। तो आपको ये पहचानना है कि व्हाट बेस्ट मैच विद योर आइडिया, योर बिहेवियर एज अ ट्रेडर, और फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं अपने आज के कंसेप्ट पर, और आज हमारा फोकस रहेगा बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग पर। बैंक निफ्टी एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। अब आप ये पूछेंगे कि हम निफ्टी पर ये अलग से सेशन क्यों नहीं कर रहे, या स्टॉक्स के ऊपर ट्रेडिंग की बात जो है हम अलग से क्यों नहीं कर रहे। देखिए, बैंक निफ्टी होती है वॉलेटाइल, बैंक निफ्टी का बीटा हाई होता है। बैंक निफ्टी की एक और बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत रेयरली ही कभी रेंज में हो जाती है। बाकी तमाम जितने भी स्टॉक्स हैं वो हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों के लिए रेंज में चले जाते हैं। बैंक निफ्टी की अच्छी बात यह है कि बहुत कम वक्त के लिए ये रेंज में जाता है। जब बैंक निफ्टी रेंज में जाती है तब वो रेंज भी बहुत बड़ी होती है, 2000 पॉइंट्स की, 3000 पॉइंट्स की, इस टाइप की बड़ी बड़ी रेंज में बैंक निफ्टी काम करता है। इन रेंजेस में भी पैसा बनाया जा सकता है। और एज अ ट्रेडर आप चाहते हैं ऐसे स्टॉक्स या इंडाइसिस जो रेंज में ना जाते हों। रेंज में बहुत पिटाई होती है, रेंज में बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है। तो इसलिए जो स्टॉक्स रेंज में कम जाते हैं उनमें ट्रेड करना इजी होता है। बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, बीटा ज़्यादा है, एटीआर परसेंटेज ज़्यादा है, तो बैंक निफ्टी पर जल्दी मूव मिलता है, इसलिए बैंक निफ्टी पर फोकस कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस भी आप जानते हैं, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए ऑप्शंस का रास्ता भी हमारे लिए खुला है, इसलिए बैंक निफ्टी को हम अलग से समझने की कोशिश करते हैं। कई सारे ट्रेडर्स आजकल ओनली बैंक निफ्टी पर ट्रेड करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते। बैंक निफ्टी इज़ वंडरफुल अगर आप ठीक ढंग से बैंक निफ्टी पर ट्रेड करें। तो आइए अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग पर। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, और फिर हम बैंक निफ्टी पर बात करेंगे। लेकिन वो कंसेप्ट बताने से पहले एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शंस या फ्यूचर्स की ट्रेडिंग अलग डीमेट अकाउंट में करें, अपनी इन्वेस्टिंग वाले अकाउंट से दूर रखें, ताकि आप जब भी ये काम करेंगे ना, तो उसमें आपकी कैपिटल को कन्फ्यूजन ना हो, और साथ ही में आपका जो है एक फोकस सेट रहे कि हाँ भाई इस अकाउंट से मैंने सिर्फ ऑप्शंस करने हैं, और इस अकाउंट से मैं अपनी जो है इन्वेस्टमेंट या मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो भी आप कर रहे हैं वो करूँगा। नहीं तो पता क्या होगा कि आपको थोड़े टाइम बाद स्टार्टिंग में एक दो दिन, एक दो चार दिन तक तो आप इसमें सही से ध्यान दे लोगे, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा ना, आपके उधर से इन्वेस्टिंग वाले ट्रेड ज़्यादा हो जाएंगे और इधर से आपके ऑप्शंस वाले काम। तो उसमें फिर आपको एक जगह का लॉस बुक करने के लिए दूसरी जगह का प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपना डीमेट अकाउंट को जो है वो अलग अलग रख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर उन लिंक्स पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें, और साथ ही में अपनी डिटेल्स जो है हमें मेल आईडी पर सेंड कर दें, ताकि हम आपको फ्री में, अगर आप हमारे लिंक्स पर क्लिक करके डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं ना, तो आपको फ्री में टेलीग्राम वाले चैनल में आपको 3 महीनों के लिए डाल दिया जाएगा। आप वहाँ पर फ्री में आपको जो भी टेक्निकल कॉल्स मिलती हैं, ट्रेड्स मिलते हैं, ट्रेडिंग आइडियाज़ जो भी मिलते हैं, वो सब आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। अब इस चीज़ से आपके 3 फ़ायदे हो जाएंगे कि एक तो आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा, उसके अलावा आपको फ्री में ट्रेडिंग कॉल्स भी मिलेंगी, और साथ ही में उन ट्रेडिंग कॉल्स को यूज़ करके आप अच्छा पैसा बना सकते हो। तो एक ही चीज़ से आप सिर्फ एक डीमेट अकाउंट खुलवाने से आपको तीन तीन बेनिफिट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। चलिए, अब आते हैं उस कंसेप्ट पर। ये कंसेप्ट बैंक निफ्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आप इसको निफ्टी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव कंसेप्ट है जिसमें हम एक अलग तरह का इंडिकेटर यूज़ करेंगे। नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस में हम 3 टाइप्स की ट्रेडिंग स्ट्रीम्स होती हैं। नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस में 3 टाइप्स की ट्रेडिंग स्ट्रीम्स होती हैं। सबसे पहली होती है प्राइस पर। नॉर्मली सारे इंडिकेटर्स प्राइस पर ही डिपेंडेंट है। तो सबसे बड़ी और अहम चीज़ जो आपको डेटा स्ट्रीम है वो है प्राइस एक्शन, प्राइस का डेटा। दूसरा है प्राइस के अलावा दूसरे डेटा स्ट्रीम है, वो है वॉल्यूम। इससे भी जुड़े कई इंडिकेटर्स हमने ऑलरेडी पहले की वीडियोस में देख चुके हैं।
और तीसरा डेटा स्ट्रीम है जिसे कहते हैं ब्रेड। और ब्रेड होता है एडवांसेस एंड डिक्लाइंस का रेशियो, यानी कितने शेयर्स आज कल के मुकाबले बढ़ रहे हैं और कितने शेयर्स आज कल के मुकाबले गिरे हैं। इसका जो रेशियो है उसको कहते हैं ब्रेड। इसके लिए जो सबसे कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है उसका नाम है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। तो एडवांस डिक्लाइन लाइन जो है वो है एडवांस नंबर ऑफ एडवांसेस वर्सेस नंबर ऑफ डिक्लाइंस, और इन्हीं के रेशियो को हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो या एडवांस डिक्लाइन लाइन कहते हैं। तो चलिए अब हम पहले एक बार एडवांस डिक्लाइन लाइन को डालते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे देखना कैसे है। सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स पर जाना है और आपको यहाँ पर लिखना है एडवांस डिक्लाइन रेशियो, और इस टाइप से आपको चार्ट के नीचे ये एक लाइंस नज़र आ जाएंगी। तो अब अगर हम इसे देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पर लगभग 3.25 तक तो ये नॉर्मल है। इनफैक्ट 4 तक की रेंज तक ये हमारे को नॉर्मल नज़र आता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 4 से ऊपर जाता है हमारे को यहाँ पर स्टॉक्स में या इंडेक्स में जो है रैली देखने को मिलती है। अब अगर हम नॉर्मली देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे को इसकी वैल्यू जो है 4 के आसपास नज़र आ रही है, यानी कि 4 तक अगर रहता है तो ये नॉर्मल है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर अगर इससे ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पर बाइंग करनी है। तो हम इस टाइप से एक लाइन जो है यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि मोटा मोटी जो है सारे यहाँ पर नीचे हैं ज़्यादातर वैल्यूज़। कुछ कुछ कभी कभार जो है यहाँ पर हमारे को स्पाइक देखने को मिलते हैं। अब स्पाइक का मतलब ये होता है, यहाँ हमें पता चलता है कि ज़रूरत से ज़्यादा शेयर्स कल के मुकाबले आज पॉजिटिव चल रहे हैं। तो जब ये स्पाइक आएगा तब हम यहाँ पर परचेजिंग करेंगे। ऐसा तब होता है जब पैसे का फ्लो इंक्रीज होता है। सो दिस इज़ द सिग्नल ऑफ मनी कमिंग इन। जब नया पैसा मार्केट में आता है तब आप देखते हैं कि हर शेयर में बाइंग हो रही होती है। अक्रॉस बोर्ड हमें बाइंग देखने को मिलती है। ये है पैसा आने का सेकंड सिग्नल। फर्स्ट सिग्नल होता है कि डॉलर का कम होना। तो इस टाइप से जैसे मैंने ये लाइन बनाई है इस टाइप से हम एक लाइन जो है यहाँ पर बना देते हैं। अब इसके ऊपर जैसे ही स्पाइक आता है तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये जो स्पाइक है ये नया पैसा मार्केट में आ रहा है उसका साइन होता है। जहां पर भी ऐसा हो तुरंत उस शेयर की या इंडेक्स को बाय करने का सोचना है। जैसे कहीं रेजिस्टेंस टूटी या सपोर्ट से घूमा तो आपको यहाँ पर बाय करना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस टूटी, इस एरिया में रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे जैसे ही टूटी ये देखो यहाँ पर टूटी, हमारे को यहाँ पर एक स्पाइक देखने को मिला। तो अब हमारी नज़र में ये आ जाएगा और हम इस इंडेक्स को जो है बाइंग कर लेंगे। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि अगर बाय का सिग्नल आया या इससे मिला तो सेल का भी आपको सिग्नल यहीं से मिलेगा, ऐसा नहीं है। टारगेट आप इसकी पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से निकाल सकते हैं कि जब पिछली बार ऐसा हुआ था तो हमारे को टारगेट कितना देखने को मिला था। चलिए जैसे हम थोड़ा सा पीछे लेकर जाते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसा हमारे को टारगेट्स जो थे देखने को मिले। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक स्पाइक आया और इंडेक्स जो था 16,000 से लेकर 16,170 से लेकर 500 पॉइंट की मूव हमारे को 400-500 पॉइंट्स की मूव जो थी यहाँ पे देखने को मिली। जैसे यहाँ पर स्पाइक आया तो 16,800 था, उसके बाद वही हमारे को लगभग 400-500 पॉइंट्स की मूव जो है हमारे को देखने को मिल जाती है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको रेगुलर बेसिस पर ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो की जो लाइन है इसको चेंज करते रहना है, अपने टाइम के हिसाब से एडजस्ट करते रहना है। तो इस टाइप से आप जो है जैसे अब यहाँ पर लेटेस्ट में ही हमारे को एक देखने को मिला 18,000 का था और उसके बाद वो हमारे को यहाँ पर 18,286 पॉइंट, यानी कि लगभग 250 पॉइंट्स की मूव हमारे को देखने को मिली। उसके बाद ये 2 जून को आया, यहाँ पर 18,500 से बढ़कर वो 18,755 तक के आसपास चला गया था। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर सिग्नल मिलेंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से कि जब भी स्पाइक आता है तो हमारे को यहाँ पर 200 से 250 पॉइंट्स की मूव देखने को मिलती है। इसको आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, किसी भी इंडेक्स में अगर स्पाइक आए तो आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका स्ट्राइक रेट की बात करें तो 80% इसका स्ट्राइक रेट है। तो ये है पहला कंसेप्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियो का। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इंडिकेटर के साथ प्राइस भी सपोर्टिव होना चाहिए। मान लो यहाँ लाइन पर स्पाइक आया इस एरिया में, लेकिन प्राइस में रेड कैंडल्स बन रही है। जैसे यहाँ तो हमारे को छोटी छोटी रेड कैंडल्स देखने को मिली, हालांकि मार्केट पॉजिटिव थी बट वो कैंडल्स थोड़ी रेड देखने को मिली। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर स्पाइक आया लेकिन प्राइस में रेड कैंडल्स बन रही हैं तो फिर इस सिग्नल को कोई फ़ायदा नहीं। तो प्राइस अगर साथ नहीं दे रहा तो हम उस पर काम नहीं करेंगे। अब इंडेक्स में ट्रेड करना यानी निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी का जो भी इंडेक्स है उसके फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, ना तो कॉल में और ना पुट में। जब ऑप्शंस में काम करना होगा मैं आपको अलग से मेंशन करूंगा कि इस
स्ट्रेटेजी, इस कंसेप्ट में हम ऑप्शंस के थ्रू भी काम कर सकते हैं। मार्केट में कब ट्रेड करना है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब ट्रेड नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान आपको खास करके रखना होगा। अब आते हैं एक और बड़े कंसेप्ट पर, एंड दिस इज रिलेटेड टू बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। बैंक निफ्टी से जुड़ा हुआ जो फर्स्ट कंसेप्ट है, ये डेली चार्ट्स पर आपको देखना है। आइए सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। ये आ गया हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, और इस एडीआर को हम यहाँ से काट देते हैं, एडीएल की लाइन को। तो आपको सबसे पहले तो ये कंसेप्ट डेली चार्ट्स पर देखना है, और ये जनरल इंडिकेशन देता है बैंक निफ्टी के मूव का। पहले देखते हैं बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ ओपन इंटरेस्ट डालना है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी है लॉन्ग साइड पर और शॉर्ट साइड पर। ओपन इंटरेस्ट एक तरह से वॉल्यूम ही होता है, बस उसमें फ़र्क इतना होता है कि ये डेरिवेटिव्स में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो लोगों के बीच में, जैसे एक बायर है और एक सेलर है, तो एक पार्टी के जाने से वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसी और को। तो एक्सचेंज के पास जो कॉन्ट्रैक्ट अभी खड़े हुए हैं उन्हें ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। ये आपको बैंक निफ्टी के इंडेक्स जो है उसके फ्यूचर्स के चार्ट पर आपको देखना है, क्योंकि वॉल्यूम्स जो है हमारे को वहीं पर देखने को मिलती हैं। वॉल्यूम तो आज है, कल नहीं है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बना रहता है। ओपन इंटरेस्ट ऐसी पोजीशन है जो अभी आउटस्टैंडिंग है, जो एक्सचेंज के अकाउंट में अभी भी खड़े हुए सौदे हैं ना, उसको ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। कैश मार्केट में क्या होता है, जो काम हुआ वो उसी दिन सेटल हो जाता है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप काम कर रहे हैं तो दो पार्टीज हैं, बायर और सेलर। अब जब तक दोनों तस्वीर से बाहर नहीं होंगे तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज के रिकॉर्ड्स में बना रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओपन इंटरेस्ट। इसको आज हम बैंक निफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में डालकर देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो बैंक बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट है वो डाल रखा है, और इसे नॉर्मली बार चार्ट्स पर भी देखा जा सकता है। तो चलिए हम इसे पहले सेटिंग चेंज करके इसे बार चार्ट्स पर कर देते हैं। अब यहाँ एक्सपायरी तक आपको जो ओपन इंटरेस्ट वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि लोग एक्सपायरी तक इसे रोल ओवर कर सकते हैं। रोल ओवर यानी इस एक्सपायरी से नेक्स्ट एक्सपायरी पर शिफ्ट कर जाना। लेकिन हमें फ़िलहाल ये डिप अभी नहीं देखनी। हम ये देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट ओवरऑल जो है हाई पॉइंट था जो प्रीवियस सीरीज में, वो एक्सीड हो रहा है या नहीं। तो हमें ये देखना है कि जो हाई पॉइंट था पिछली सीरीज का वो ब्रेक हो रहा है या नहीं। मिसाल के तौर पर, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर तेज़ी स्टार्ट हुई, तो अब आप देखोगे कि इस महीने का ओपन इंटरेस्ट जो था उसे इस महीने के ओपन इंटरेस्ट ने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर हमारी जो है इस महीने हमारी बाइंग की पोजीशन बन सकती थी। उसके बाद डिप हमारे को देखने को मिला, देन वापस से उसी रेंज के आसपास रहा, फिर हमारे को एक राइज जो था वो देखने को मिला। वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पिछले सीरीज से ज़्यादा हो गया था, फिर नेक्स्ट सीरीज में ओपन इंटरेस्ट और ज़्यादा हो गया था। अगर लास्ट मंथ के हाई पॉइंट से बैंक निफ्टी के इस मंथ का अगर ओपन इंटरेस्ट कम है तो हमारा व्यू है कि बैंक निफ्टी बियरिश है, और ओपन इंटरेस्ट के बढ़ना यानी वापस से लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, न्यू पोजीशंस बन रही हैं, और ये एक पॉजिटिव साइन होता है मार्केट के लिए, यानी ट्रेंड अब बुलिश हो रहा है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर पहले ओपन इंटरेस्ट इतना था, देन नेक्स्ट मंथ हमारे को पिछले महीने से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला और मार्केट भी बढ़ी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ हमारे को और देखने को मिला, मार्केट और बढ़ी। उसके बाद जो ये जैन का महीना था, यहाँ पर इस सीरीज में हमारे को ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ नजर आया, यानी कि अब बैंक निफ्टी का जो है बियरिश मोड आ गया है। उस महीने के लिए, जनवरी के महीने के लिए बैंक निफ्टी जो था वो बियरिश मोड पे था। और उसके बाद देखेंगे तो कुछ खास ब्रेकआउट हमारे को देखने को नहीं मिला। हाँ, इस महीने में मार्च के महीने में एक बार देखने को मिला था, तो यहाँ से मार्केट जो थी वापस टर्न अराउंड कर गई। अप्रैल में हमारे को और भी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला, तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने ऊपर थोड़ा मूव ले लिया। देखिए, जो ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा गलती लोग करते हैं ना, कितने ही लोग अपने से ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कि इसमें तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसमें तो ओपन इंटरेस्ट में जंप हो रहा है, इसका मतलब इसमें लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। ऐसा नहीं देखना है ओपन इंटरेस्ट, गलत देख रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में ट्रेजेक्ट्री मार्क करनी है आपने कि क्या ओपन इंटरेस्ट ओवरऑल बढ़ रहा है या नहीं। तो मंथ बाय मंथ ओपन इंटरेस्ट देखा जाता है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ा तो बाजार भी बढ़ता है, और ओपन इंटरेस्ट गिरता है तो मार्केट भी नॉर्मली गिरती है। तो इस टाइप से ओपन इंटरेस्ट की ट्रेजेक्ट्री को मैप करना है।
तो जहां पर ओपन इंटरेस्ट पिछले महीने से बढ़ जाए तो वहां पर पॉजिटिव साइन होता है, और अगर पिछले महीने से कम हो जाए तो नेगेटिव। तो इस टाइप से ओपन इंटरेस्ट को देखना है आपको। एक बार मैं फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूं कि अगर ओपन इंटरेस्ट पिछले महीने के मुकाबले बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर पिछले महीने के मुकाबले ये लास्ट मंथ था, उसके अगले महीने बढ़ा, तो मार्केट भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। और ओपन इंटरेस्ट अगर पिछले महीने के मुकाबले गिर रहा है तो यानी कि मार्केट भी यहाँ पर बियरिश मोड में है। बस आपको इस चीज का, इस सिंपल से चीज का, कंसेप्ट का जो है ध्यान रखना है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो इसका यूज एक व्यू बनाने के लिए किया जाता है कि अगर ओपन इंटरेस्ट लास्ट मंथ के ओपन इंटरेस्ट के मुकाबले बढ़ रहा है तो फिर हम पॉजिटिव यानी बाई साइड के ट्रेड्स पर ज्यादा फोकस करेंगे और सेल साइड के ट्रेड्स को हम कम तवज्जो देंगे। देखिए, एक चीज मेरी याद रखिए कि सबसे बड़ी चीज बाजार में, बाकी पूरी दुनिया, जितने लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं या सीखने लगे हैं, सब लोगों का फोकस है प्राइस पर। आपको पैसा तभी बनेगा जब आप वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट पर फोकस करेंगे। पूरी दुनिया प्राइस पर फोकस्ड है, हम वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट पर फोकस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्राइस को देखेंगे ही नहीं, लेकिन सिर्फ प्राइस को नहीं देखेंगे। अगर हम प्राइस के साथ वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को भी देखेंगे तभी हमारे पास एक स्लाइट एज होगा ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। प्राइस पर रिफ्लेक्शन आने से पहले वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट पर रिफ्लेक्शन आता है। तो जो लोग ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को सही से इंटरप्रेट कर रहे हैं उसे हमेशा मार्केट में एक एज मिलेगा। तो इसलिए इन पर भी फोकस हमें करना है। अभी मैं आपके सामने मैजिक इंडिकेटर भी रखूंगा, फिर आप देखेंगे पूरी मार्केट गिर रही होगी लेकिन मैजिक इंडिकेटर बढ़ रहा होगा। उसका मतलब ये है कि पोजीशंस इस तरह की बनी हुई है। अगर बाजार गिर रहा है लेकिन पोजीशन तेजी की बनी हुई है तो कुछ टाइम के लिए बाजार गिर जरूर जाएगा, लेकिन एंड में उसको बढ़ना ही पड़ेगा। ये जो पावर है, ये पावर है पोजीशंस की। इसलिए पोजीशंस को ट्रैक करना है कि पोजीशंस किस तरफ की बन रही हैं। इसी कंटेक्स्ट में हमने बात की थी ओबीवी की भी। ओबीवी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था कॉन्सेप्ट ओपन इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ, जिससे पता लगता है कि कहाँ तेजी करनी है और कहाँ मंदी करनी है। और इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सब आपको पता चल जाएगा। बस आपको ओपन इंटरेस्ट की ट्रेजेक्टरी को देखना है, ना कि 15 मिनट 1 घंटे के लेवल्स को, कि ओपन इंटरेस्ट इन लेवल्स पर क्या बन रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। सबसे पहले हमने देखा था कि किस टाइप से हमारे को एडवांस डिक्लाइन रेशियो से एक मार्केट का मूव जो है देखना है, कि मार्केट का बिहेवियर कैसा चल रहा है और उसके हिसाब से हम अपनी तेज़ी या मंदी के ट्रेड्स बना सकते हैं। और अभी हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट के थ्रू हम मार्केट का मूड माहौल जो है वो कैसे पता लगा सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जिससे आप रेगुलरली बैंक निफ्टी पर ट्रेड कर सकते हैं। एंड दिस कंसेप्ट इज कनेक्टेड टू मैजिक इंडिकेटर। अब देखिए, मैजिक इंडिकेटर आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो मैजिक इंडिकेटर का एक बेहतरीन सब्सटीट्यूट है ओबीवी, जिसे हम ऑलरेडी इस वीडियो में मुलाकात कर चुके हैं। और ओबीवी को आपने देखा था डेली चार्ट्स पर, और आप ओबीवी को 10 मिनट 30 मिनट के चार्ट्स पर भी देख सकते हो, स्पेशली बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर कैसे ट्रेड करते हैं। मैजिक इंडिकेटर का भी आपको एक बेसिक लॉजिक दे देता हूं। जैसे ये लाइन प्रीवियस लाइन के हाई को ब्रेक करती है तो बाय करते हैं, और प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करती है तो सेल करते हैं। जब तक प्रीवियस डे का हाई पार नहीं होता तब तक सेल का सिग्नल बना रहता है। तो इस टाइप से मैजिक इंडिकेटर को देखा जाता है। अब मैजिक इंडिकेटर को हम रिप्लेस करते हैं ओबीवी से। तो यहाँ पर हम इंडिकेटर्स पर जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ओबीवी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ऑन बैलेंस वॉल्यूम तो आपको हर चार्टिंग सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, लेकिन मैजिक इंडिकेटर आपको बहुत ही कम, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग इस इंडिकेटर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसका एक बड़ा अच्छा सब्सटीट्यूट देखते हैं जो है ओबीवी। ओबीवी हमें डालना है और इसे हम लाइन चार्ट्स पर ही देखेंगे। अब बेसिक लॉजिक क्या है ओबीवी का, वो तो आप सब जानते ही हैं कि अगर लास्ट कैंडल के मुकाबले प्राइस ज़्यादा है तो सारी क्वांटिटी बायर की है, और अगर कैंडल लास्ट कैंडल से कम है तो सारी क्वांटिटी सेलर की है। अब इसमें हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने हैं, और ये स्ट्रेटजी मैनुअल स्ट्रेटजी है, इसे ऑटोमेट नहीं कर सकते। तो यानी इसका आपको एल्गो नहीं मिल सकता, या आप इसका एल्गो नहीं बना सकते।
अब जैसे ही ओबीवी पर लो ब्रेक हुआ, सेल का सिग्नल आ जाएगा, जैसे यहाँ पर। तो जैसे ही प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, प्रीवियस डे का ओबीवी में हाई ब्रेक हुआ, तो यानी कि यहाँ पर हमारा एक बाई का सिग्नल बनता है। या जैसे ही ओबीवी पर पिछले दिन का लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर हमारा सेल का सिग्नल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एक लाइन हमने डाली, यहाँ पर हमारे को एक बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा था, ऊपर चल रहा था, तो हम यहाँ पर एक लाइन डाल देते हैं कि जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, हम यहाँ पर अपनी सेल की पोजीशन बनाएंगे। हम यहाँ पर अपनी सेल की पोजीशन बनाएंगे, तो लीजिए मैंने एक लाइन डाल दी नीचे। अब जैसे ही लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट में उछाल देखने को मिला, थोड़ा बहुत उठापटक हुई, लेकिन स्टॉक में हमारे को अभी भी बाइंग नहीं देखने को मिली। शेयर का प्राइस चाहे ऊपर, बैंक निफ्टी जो था चाहे थोड़ा सा ऊपर चला गया, बट ओबीवी में हमारे को एक उछाल देखने को नहीं मिला। जैसे ये देखिए, यहाँ पर बैंक निफ्टी नीचे चल रहा है, तो हम इसके ना हाई के ऊपर एक लाइन मार्क कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर देखेंगे हम कि हाई हाई पार हुआ, यहाँ पर हमारे को अगले दिन की कैंडल में ब्रेकआउट देखने को मिला, तो यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी में बाइंग की पोजीशन बनती है। और जब तक बैंक निफ्टी ऊपर चलता रहेगा इस लाइन के, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बाइंग करके रखनी है, और हर डे के हिसाब से आपको हाई लो जो है वो मार्क करते जाना है। अब अगर इसका लो टूटेगा तो हम यहाँ पर सेल करेंगे, और ऐसा ही हुआ नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, और हमने यहाँ पर सेल करा। यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे को लो जो था उसका ब्रेक होता हुआ नजर आया था। उसके बाद वापस से यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिला, ये हाई का पॉइंट था, इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, यानी कि बैंक निफ्टी में यहाँ से एक बाइंग की पोजीशन बनती है। तो सेल आएगा हमारा इस लाइन के नीचे, जैसे ही उसने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया तो हम यहाँ पर सेल करेंगे, और जैसे ही उसने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशंस को देखेंगे। हमारे को यहाँ पर एक हाई ब्रेक होता हुआ नजर आया, तो यहाँ पर हमने अपनी बाइंग की पोजीशन बना ली, और आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे को अच्छी मूव देखने को मिली। इसी तरह से जब हमने सेल साइड का देखा, जब उसने लो ब्रेक किया, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे को मार्केट में बैंक निफ्टी में जो था गिरावट देखने को मिली। सो इस टाइप से इसे देखा जाता है। तो दिस इज द ओबीवी बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम ऑन बैंक निफ्टी। आपको सिर्फ इतनी सी चीज देखनी है कि अगर प्रीवियस डे के लो को बैंक निफ्टी, ये ओबीवी का चार्ट, ओबीवी की लाइन ब्रेक डाउन दे रही है, तो आपको यहाँ पर सेल का ट्रेड बनाना है, और प्रीवियस डे के हाई को अगर ब्रेक कर रही है तो यहाँ पर हमारे को बाइंग की पोजीशन बनानी है। और ओबीवी को देखते हैं टू फाइंड करंट पोजीशन। ये इंडिकेटर बहुत काम आता है अक्रॉस मार्केट, बैंक निफ्टी में तो विशेष रूप से। इसको सिर्फ दो ही टाइम फ्रेम पर हमें यूज करना है, 10 मिनट और 30 मिनट पर, बस। इसके अलावा और किसी भी टाइम फ्रेम पर इसे देखना नहीं है। अब बस इसकी जगह आप 10 की जगह 15 मिनट पर देख सकते हैं, इसके अलावा आपको किसी में भी काम नहीं करना। इसमें ट्रेड आप फ्यूचर्स खरीद कर कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस बाय किया और मार्केट वहां खड़ी होगी, तो कॉल या पुट का प्रीमियम जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो इस मेथड में आपको बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स में ट्रेड करना है। ऑप्शन की स्ट्रेटजीज हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑप्शंस के बारे में वैसे ही ट्रेड कैसे करना है वो सब हम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ऑप्शंस में आपको इस वीडियो के हिसाब से, इन स्ट्रेटजीज के हिसाब से ट्रेड करना है। ये जो हम कंसेप्ट अभी देख रहे हैं, ये है बैंक निफ्टी ट्रेड करने की स्ट्रेटजी। अब इसमें स्टॉप लॉस टारगेट कैसे रखा जाएगा? देखिए, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, इसमें कोई टारगेट नहीं रखा जाता, लेकिन फिर भी अगर आप टारगेट रखना चाहते हैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पर आप रख सकते हैं, लेकिन असूलन इसमें टारगेट नहीं रखा जाता। जब तक ट्रेंड चल रहा है तब तक आपको पोजीशन बनाए रखनी है। और स्टॉप लॉस आप कैसे रख सकते हैं? तो स्टॉप लॉस आप एटीआर के हिसाब से रख सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। अगर आप इसमें नॉर्मल तरीके से देखेंगे ना, तो जैसे हमारे को ओबीवी में एक सेल का सिग्नल मिला या बाई का सिग्नल मिला, तो उसके बाद यहाँ पर उठापटक बड़ी होती है। और अगर हम किसी और इंडिकेटर, किसी और स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलेंगे ना, तो हमारे को कई बार खरीद और कई बार बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओबीवी के हिसाब से चलेंगे ना, तो हमारे को यहाँ पर ज़्यादा बार हमारी जो ट्रांजेक्शन है ना वो ज़्यादा नहीं होती है, तो हम उस पोजीशन को जो है आराम से होल्ड करके रख सकते हैं। अब अगर प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन ओबीवी बढ़ रहा है, तो आप ये देखेंगे कि चाहे मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन पोजीशंस यहाँ पर हल्की नहीं हो रही हैं। पोजीशंस तो बाय साइड की ही बनी हुई हैं। और थोड़ा सा नीचे आने के बाद मैंने आपको बताया ना कि जैसे ही आप ये ट्रेड लेंगे या इसके हिसाब से काम करेंगे,
तो हो सकता है कि मार्केट एक बार को नीचे आए, लेकिन पोजीशंस उसकी ऐसी बनी हुई है कि वो ज़्यादा देर तक नीचे टिक नहीं पाएगी और उसे ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो अभी तक हमने दो कंसेप्ट देखे हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। ट्रेंड पता करने के लिए हमने ओपन इंटरेस्ट का यूज़ किया था, और बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए हमने ओबीवी को यूज़ किया है। आप चाहें तो इन दोनों को कंबाइन करके भी काम कर सकते हैं। जैसे आपने ओपन इंटरेस्ट और ओबीवी दोनों लगा लिया। जब ओपन इंटरेस्ट आपको बता रहा है कि यहाँ पर अब मार्केट में एक बाइंग की एक बुलिश मूव आ सकता है, और साथ में ओबीवी भी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपको आपकी कन्विक्शन जो है आपके ट्रेड में वो ज़्यादा हो जाती है। चलिए अब आते हैं अपने ऑन टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट। एक और ज़बरदस्त सिस्टम है जिस पर खासकर बैंक निफ्टी में ट्रेड किया जाता है, और वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे प्लॉट किया जाता है और कैसे इसके थ्रू बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, आइए देखते हैं। ये फिबोनाची के ट्रेड्स किसी भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। वैसे हमने इसके बारे में तो इस वीडियो में ऑलरेडी देखा था, और ये ऐसा कंसेप्ट है जिसकी आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी होगी। बाकी सारे कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिसमें मैंने आपको टॉपिक समझाया, आपने उसके ऊपर काम करना, डायरेक्टली उस टॉपिक को समझने के बाद आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिबोनाची एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा चीज़ है जिसको आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। मतलब जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इस कंसेप्ट के अंदर परफेक्ट होते जाएंगे। अब इसको कैसे यूज़ करना है वो तो हम सब जानते हैं। हमने लास्ट उस वाली वीडियो में हमने इस वीडियो में फिबोनाची एक्सटेंशन को देखा था, लेकिन इस वीडियो में हम फिबोनाची इस कंसेप्ट में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करेंगे। अब इसके लेवल्स पहले आप लिख लें, फिर उसके बाद हम इनके ऊपर बात करते हैं। 4 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला होता है 78.6%, दूसरा होता है 61.8%, तीसरा होता है 50%, और चौथा होता है 38.2%। अब इसके लिए ट्रेड कैसे बनता है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड आ गया। अब यहाँ पर हमारे को क्या करना है, हमें ना एक कस्प पर मैनेज करना है, कस्प पर यहाँ पर लाइन डालनी है। कभी भी हमारे को करेक्शन पर नहीं डालनी। जैसे अब यहाँ डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पे एक ये कस्प है, कस्प पर डालना है। ये जब डाउन ट्रेंड में एक अप मूव देखने को मिलती है, ये एक करेक्शन होती है। अब सबसे पहले आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब भी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का काम करते हैं तो हमेशा हमें लाइन चार्ट्स पर करना है। अब डालते हैं हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जैसे ये देखिए यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो हमें ट्रेंड का तो पता चल गया। अब हम यहाँ पर डालते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर डाली, पॉइंट टू पॉइंट टच किया। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 50% से ये ऊपर गया, लेकिन 61.8% का जो हमारा नेक्स्ट लेवल था, इससे ये ऊपर नहीं जा पाया। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये एक करेक्शन चल रही, यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है, और हमने यहाँ पर मार्क किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस लेवल पर। हमेशा हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट कस्प के ऊपर लगानी है, कभी भी हमारे को करेक्शन पर नहीं लगानी। तो जैसे कि अगर हम मैं यहाँ पर लगाऊंगा ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में क्योंकि मैं ये एक अप ट्रेंड में एक यहाँ पर लगा रहा हूँ डाउन वाले मूव पर। हमें क्या करना है, हमें यहाँ से डाउन पॉइंट से लेकर और इस टाइप से ऊपर लगानी है। अब मैं आप लोगों के लिए थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 61.8% के नीचे गया। अब आप देखेंगे कि ये एग्जैक्टली जो है इसी लेवल से ये वापस मुड़ गया 61.8% के। अब अगर ये 61.8% से थोड़ा सा भी नीचे आता, लेकिन 78.6% से ऊपर से घूम जाता, तो इस एरिया को कहते हैं ब्राक जोन, BRACH, ब्राक जोन। ये काफी इंपॉर्टेंट जोन होता है। अगर शेयर इस एरिया को पार करे बिना वापस आ जाता है तो बहुत बड़ा सेल का ट्रेड या बहुत बड़ा रिवर्सल का ट्रेड हमारे को देखने को मिलता है। अब ये अपसाइड में है तो यहाँ पर हमारे को एक काफी बड़ा बाइंग का ट्रेड देखने को मिलेगा। लेकिन यही अगर नीचे डाउन ट्रेंड में होता तो ये हमारा एक काफी जबरदस्त सेल का ट्रेड बनता। जैसे ही शेयर यहाँ से घूमता है इन दोनों लाइंस के बीच में से, इन दोनों के 61.8 और 78.6, इन दोनों के बीच में से जैसे ही शेयर घूमता है हम यहाँ पर शेयर को बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ पर नीचे ये 78.6, ये 0.786 वाला जो लेवल है ना, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। हम और बाय करेंगे हम इसे 0.618 का जो लेवल है, इसके ऊपर हमारी बाइंग की पोजीशन होगी। शॉर्ट करेंगे हम
स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पर 0.786 वाला, और टारगेट होगा हमारा जो नेक्स्ट मेजर लेवल आ रहा है ना, वो होगा हमारा टारगेट। तो नेक्स्ट मेजर लेवल निकालने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहीं पर इसी लेवल के आसपास हमारे को पहला टारगेट जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल की कोई यहाँ पर बड़ी रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही है। तो हमने इस लाइन को मार्क किया, और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये शेयर जैसे ही इसके ऊपर घूमा, तो हमारा पहला टारगेट हो जाता है 35,925 का, और बाय किया था हमने यहाँ पर 35,000 के आसपास। तो 900 पॉइंट के मूव जो है हमारे को यहाँ पर देखने को मिला। अब जैसे आप देखें, ये यहाँ पर भी इसी लेवल के आसपास से घूम गया, बल्कि थोड़ा सा नीचे गया था, लेकिन उसके बाद इसने यू टर्न मार लिया। और अगर हम यही लेवल हम यहाँ से काट कर एक बार मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ, मुझे उम्मीद है कि शायद यहाँ पर लग जाएगा। तो ये देखिए, एक बार मैं इन लेवल्स को हटा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे सामने एक परफेक्ट एग्जांपल आया है ब्राक जोन वाला। ये शेयर जो है 0.1618 से लेकर और 0.786 तक के लेवल के बीच में रह गया। बाय करना है हमें इस लेवल के आसपास 37,414 के ऊपर। स्टॉप लॉस होगा हमारा 37,206 का, यानी कि लगभग 200 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट आएगा हमारा, पहला टारगेट तो यही हो जाएगा 38,181 का। तो यहाँ पर हमारा टारगेट पहला जो बनता है वो है ऑलमोस्ट यहाँ पर लगभग 600 पॉइंट्स का। स्टॉप लॉस है हमारा 200 पॉइंट का। तो यहाँ पर 1:3 के ट्रेड जो है हमारे को देखने को मिला। अब यहीं पे मैं आपको एक आधा सेल साइड का भी ट्रेड दिखाता हूँ, कोई सेल साइड का ट्रेड आया तो। अब जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारे को एक सेल का ट्रेड देखने को मिला, क्योंकि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे को शेयर जो है 0.382 के लेवल से ऊपर नहीं जा पाया, वहीं उससे पहले ही घूम गया। तो अब हम शॉर्ट करेंगे इस लेवल के नीचे 0.236 के आसपास, और स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ पर। और टारगेट हम रखेंगे अपना, पहला मेजर जो रेजिस्टेंस आएगी ना, जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो होगा हमारा टारगेट। तो पहला टारगेट बनता है हमारा यहाँ पर 39,118 का। अब आप ट्रेड देखेंगे कि स्टॉप लॉस कितना है हमारा। स्टॉप लॉस है हमारा यहाँ पर लगभग 80 पॉइंट्स का, और टारगेट हो गया हमारा यहाँ पर 500 से लेकर 118, लगभग 400 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पर टारगेट हो गया। तो 1:5 का टारगेट हमारे को देखने को मिला। और आप देख सकते हैं कि जल्दी हमारे को स्टॉक जो था, ये इंडेक्स जो था, वो टारगेट तक हिट होता हुआ नजर आया। तो इस टाइप से फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ट्रेड्स लिए जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है, बस इसकी करनी है आपको प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ये कंसेप्ट आपको समझ आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल इसका 30 मिनट्स के चार्ट पर भी दिखा देता हूँ, कि 30 मिनट्स के चार्ट पर भी आपको इसी टाइप से ट्रेड करना है। आपको पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। जैसे देखिए, ये एक अप ट्रेंड चल रहा था। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये एक अप ट्रेंड आया। अब शेयर जो है यहाँ से घूम गया 38,382 वाले लेवल से। तो हम यहाँ पर बाइंग करेंगे 236 वाला। स्टॉप लॉस होगा हमारा ये, और टारगेट होगा हमारा मेजर रेजिस्टेंस, जो नियर बाई की मेजर रेजिस्टेंस आती है फिलहाल, वो होगा हमारा टारगेट। तो 43,600 के आसपास हमारा पहला टारगेट आएगा। और उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी हमारे को रिटर्न्स जो है देखने को मिले। बस इसमें आपको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले ट्रेंड को ढंग से आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड को आपको समझना है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको अच्छे लेवल्स पर, एग्जैक्ट लेवल्स पर आपको लगानी होगी, लाइन चार्ट्स पर आपको लगानी है, ताकि आप किसी को भी लेवल मार्क करने में दिक्कत ना हो, और साथ में आपके पॉइंट्स जो है वो एग्जैक्ट मार्क हो जाए। और बस इस हिसाब से आपको छोटे छोटे ट्रेड्स लेते हुए जाने हैं, और अपना पैसा जो है आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू अच्छा बना सकते हैं। अब इतने सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आप इसे टर्टल ट्रेडिंग में यूज करें। देखो, मार्केट कैसी भी हो, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, रेंज बाउंड हो, फिबोनाची तो काम करता ही है। ये हर सिचुएशन में काम करता है। ब्राक जोन का खास करके ध्यान रखना है। ट्रेड कम मिलते हैं, लेकिन जबरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं हमारे को इसके। बाकी आप फिबोनाची और ओबीवी को साथ में देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। अब इसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, क्वांटिटी कितनी लें, तो क्वांटिटी तो देखो हमारे हाथ में नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर हम फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं, बैंक निफ्टी की फ्यूचर्स की स्ट्रेटेजी है ये सारी, तो इसमें क्वांटिटी हमारे हाथ में नहीं है। 25 का लॉट है तो उसको तो हमें लेना ही पड़ेगा। एक लॉट में स्टॉप लॉस कितना हो सकता है? पहले तो जैसे हमने 1 लाख का अपना रिस्क मैनेजमेंट रखा, रिस्क कैपिटल रखा, तो आरपीटी आई हमारी लगभग 1500 रुपए के आसपास। उस हिसाब से हम अपनी क्वांटिटी को चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका जो रिस्क आएगा ना, वो ऑलमोस्ट 3000 3,500 से लेकर 7000 के अराउंड का लॉस हो सकता है एक लॉट के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अब आप बोलोगे कि पहला कंसेप्ट तो समझ आया नहीं, आप अगला बता रहे हैं। आज आप सारे कंसेप्ट सुन लें, वैसे तो वीडियो आपके पास ही रहेगी, चाहे तो आप एक एक पार्ट करके बाद में सुन सकते हैं। 2-3 बार आप इस वीडियो को देखें और कंसेप्ट पर काम करें। जो क्वेश्चन होंगे वो आप पूछते जाएं, वो हम फिर एक वीडियो में जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब हम पिक कर लेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट मॉडल पर, और ये उन लोगों के लिए है जो रिस्क एवर्स पर्सन है, यानी जो खतरा मोल लेना नहीं चाहते, बहुत कम खतरे के साथ काम करना चाहते हैं। इसे आप इंट्राडे और डेली दोनों टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं। ये उसके लिए है जो फ्यूचर्स ट्रेड कर सकता है लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। तो एकदम मिनिमम रिस्क की स्ट्रैटेजी है। बस इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको डेरिवेटिव्स में किस टाइप से काम करते हैं वो आना चाहिए, लेकिन आप रिस्क बहुत कम लेना चाहते हैं। बस ये 2 क्राइटेरिया होंगे और उसके बाद आप इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ मान लो एसबीआई का चार्ट है, आपने वो चीज़ साथ में डालनी है। जैसे मैं यहाँ पर साथ में एसबीआई का चार्ट डाल देता हूँ। पहले एक बार मैं ये फिबोनाची एक्सटेंशन हटा दूँ। हमने हटा दिया। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ साथ में, एक डाला मैंने एसबीआई का चार्ट। हम क्या करते हैं, इसको जो है कैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर लेते हैं बैंक निफ्टी को, ताकि थोड़ा डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो ये जो येलो कलर की लाइन है ये एसबीआई का चार्ट है, और ये जो कैंडल स्टिक में चल रहा है वो है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। अब एसबीआई और बैंक निफ्टी में बहुत हाई कोरिलेशन होता है, दोनों एक जैसे चलते हैं। अगर एसबीआई का प्राइस इंक्रीज होगा तो बैंक निफ्टी इंक्रीज होगा, और एसबीआई का प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो साथ के साथ आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी भी उसी टाइम पर गिर रहा होता है, क्योंकि एसबीआई बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नॉर्मली दोनों एक जैसे ही चलते हैं, कभी कभी ये दोनों की चाल चेंज हो जाती है। जब कभी मान लो जैसे प्राइवेट बैंक में ज़्यादा बढ़ गए, ज़्यादा तेज़ी आ गई, तो बैंक निफ्टी तेज़ हो जाएगा और एसबीआई कम तेज़ होगा, क्योंकि एसबीआई मान लो गिर रहा है और बैंक निफ्टी प्राइवेट बैंक्स की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो और भी काफ़ी सारे बैंक्स पार्ट हैं। लेकिन हमें पता है कि दोनों वापस एक जैसे हो जाएंगे। अब इसमें आपको एक इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाते हैं, तो यहाँ पर हम डालते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो ये देखिए, ये है हमारे सामने कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब आप इसमें देखेंगे कोरिलेशन ऑलमोस्ट 1 के आसपास है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, जब हम यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्मली हमारा कोरिलेशन जो है वो 1 जैसे ही चल रहा है, 1 के आसपास होता है, या आप ये कह सकते हो कि 0.7 से ऊपर ही होता है। और अगर ये नीचे होता जा रहा है तो यानी कि इनका कोरिलेशन चेंज हो रहा है, और अगर 0 से नीचे गया, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये वाली, ये 0 की लाइन है, इससे नीचे गया तो बिल्कुल दोनों की चालें जो है वो अलग चल रही है, यानी कि एसबीआई अलग डायरेक्शन में जा रहा है और बैंक निफ्टी अलग। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी वैल्यू जो है 0.7 या उससे ऊपर ही रहती है, यानी हमें पता है कि ये दोनों साथ साथ रहते हैं। जब ये अलग होते हैं तब ट्रेड का मौका बनता है। अब आपको क्या करना है, जहां ये डिप हुआ, अब आपको क्या करना है, जहां पे ये जो कोरिलेशन का पॉइंट है ये डिप हुआ, एसबीआई बढ़ गया और बैंक निफ्टी गिर गया, या बैंक निफ्टी कम बढ़ा एसबीआई ज्यादा बढ़ गया। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम कि एसबीआई का शेयर तो काफी ज्यादा बढ़ गया लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा नहीं बढ़ा। तो हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी को बाय करेंगे और एसबीआई को शॉर्ट करेंगे। अब आप सोचेंगे कि हम एसबीआई सेल क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन है कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम दोनों तरफ की कवरेज रखेंगे। एसबीआई सेल इसलिए कर रहे हैं कि अगर मान लो बैंक निफ्टी ज्यादा नहीं बढ़ता और एसबीआई नीचे गिर जाता है तब हमारे को प्रॉफिट हो जाए, और अगर एसबीआई उसी लेवल पर रहता है, बैंक निफ्टी बढ़ जाता है तो भी हमारे को प्रॉफिट हो जाए। तो इसी वजह से हम दोनों साइड की मूव को पकड़ने के लिए हम रिस्क ना लेते हुए दोनों को कवर करके चलेंगे। हम नहीं चाहते कि कल बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे गिर गया, खतरा तो हमेशा बना ही रहता है, हमें थोड़ी पता है कि कल क्या खुलेगा।
हमें थोड़ी पता है कि कल कहाँ पर खुलेगा। तो इसी रिस्क से बचने के लिए हम एक जगह पर बैंक निफ्टी ले लेंगे और दूसरी जगह पर एसबीआई को बेच देंगे। अब होगा क्या, बहुत नीचे भी अगर खुल जाए तो भी हमारे पास एसबीआई तो शॉर्ट कर ही रखा है, तो जो नुकसान हमें बैंक निफ्टी से हो रहा है उतना ही प्रॉफिट हमें एसबीआई से हो जाएगा, तो नेट में लॉस नहीं होगा। दोनों की आपको एक चीज, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि दोनों की क्वांटिटी वैल्यू वाइज आपको इक्वल रखनी है। अब जैसे 1500 का एसबीआई का लॉट है और उसकी वैल्यू आ रही है मान लो 5 लाख रुपए, और बैंक निफ्टी का 25 का लॉट है लेकिन उसकी वैल्यू भी 5 लाख रुपए आ रही है। हमारे को लॉट में क्वांटिटी इक्वल नहीं करनी, हमारे को उन दोनों की वैल्यू इक्वल करनी है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें लॉजिक क्या है, जैसे ही ये कोफिशिएंट वापस से 1 तक आता है या 0.7 0.8 तक भी आता है, आपने इस ट्रेड अपने इस ट्रेड को कवर करेंगे। जब आप कवर करेंगे आपको प्रॉफिट आ रहा होगा, ये तो पक्की बात है। जब ये दोनों वापस से कोरिलेशन एक जैसा हो जाएगा ना, यहाँ पर जैसे हो गया 0.83 आ गया, तब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आपने बैंक निफ्टी को लॉन्ग किया था और एसबीआई को शॉर्ट किया। अब एसबीआई भी बड़ा है और बैंक निफ्टी भी बड़ा है। यहाँ से आप देखोगे कि हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी को लॉन्ग किया था और एसबीआई को शॉर्ट किया। उसके बाद बैंक निफ्टी भी बड़ा है और एसबीआई भी बड़ा है, लेकिन आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी हल्का सा ज्यादा बड़ा होगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इस टाइप के लो रिस्क ट्रेड इस सिस्टम से लिए जाते हैं। बहुत मार्जिनल रिटर्न्स मिलते हैं इसमें, एक ट्रेड के अंदर ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते, 0.75% का रिटर्न हमें मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसे एसबीआई के साथ ही कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे एचडीएफसी बैंक के साथ, आईसीआईसीआई बैंक के साथ, जितने भी बैंक निफ्टी हैं, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं उनके साथ कर सकते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूं। जैसे ये हमने अभी, आप देखेंगे कि यहाँ पर अब वापस से एसबीआई की मूव जो है ऑलमोस्ट बराबर चल रही है। तो अब मैं आपको एसबीआई को काट के और मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर आईडीएफसी को ही देख लेते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये आईडीएफसी जो है हमारा शायद उसमें नहीं है, फ्यूचर्स में नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप स्टॉक ले रहे हैं ना, वो फ्यूचर्स का भी पार्ट होना चाहिए, तभी आप दोनों साइड पर काम कर पाएंगे। अब ये देखिए, ये हमारा साथ आ गया, हमारे पास आ गया एचडीएफसी का चार्ट। अब इनका कोरिलेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका जो कोरिलेशन रहता है वो रहता है ऑलमोस्ट 0.66%, 0.7%, तो इस रेंज के आसपास इनका कोरिलेशन रहता है। अब जैसे ही यहाँ पर हमारे को डिप देखने को मिलेगी, यानी कि अब जैसे यहाँ पर हुआ, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो माइनस 0.77 का कोरिलेशन हो गया। एचडीएफसी बैंक ज़्यादा गिरा और बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स था वो कम गिरा, तो जिस वजह से हमारे को यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन देखने को मिला। अब यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ज़्यादा गिरा है और बैंक निफ्टी कम गिरा है, जबकि पहले क्या हुआ था, पहले एसबीआई ज़्यादा गिरा था, पहले एसबीआई ज़्यादा बड़ा था और बैंक निफ्टी कम बड़ा था, तो हमने बैंक निफ्टी को लॉन्ग किया था और एसबीआई को शॉर्ट किया था। तो अब इस केस में हम एचडीएफसी बैंक को लॉन्ग करेंगे और बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। जो ज़्यादा गिरेगा उसको बाय करना है और जो कम गिरेगा उसको सेल करना है, या फिर जो ज़्यादा बढ़ेगा उसको सेल करना है और जो कम बढ़ेगा उसको बाय करना है। तो इस टाइप से आपको रखना है। अब आप देखेंगे जैसे यहाँ पर कोरिलेशन वापस से ऊपर आ गया, दोनों का नॉर्मल हो गया, 0.6 0.7 के आसपास आ गया, तो यहाँ पर हमारे को प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि अब एचडीएफसी बैंक जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा और बैंक निफ्टी जो है वो कम बढ़ेगा। ये उसके लिए नहीं है जो मार्केट में अभी नया आया है, उसके लिए भी नहीं है जो डेरिवेटिव्स को समझता ही नहीं है। ये उनके लिए है जिन्हें एक रेगुलर इनकम चाहिए, जो 0.5% पर ट्रेड के हिसाब से अपना खर्चा निकाल सकते हैं। बट इन केसेस में ना, इन सब कंसेप्ट के अंदर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो डेरिवेटिव्स में काम करना आना चाहिए, और उसके अलावा आपको थोड़े बहुत ये कंसेप्ट जो है अच्छे से रिवाइज करने होंगे। अब आप इसके ऊपर एक अलग से, अब ये तो हमने एचडीएफसी बैंक देख लिया, इससे पहले हमने एसबीआई देख लिया था। अब आप कोई ऐसा स्टॉक देखें, जैसे आप आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक को भी देख सकते हैं, उनके साथ इन दोनों बैंक्स के साथ इसका कंपैरिजन करके, और उसके बाद आप इसके कोरिलेशंस निकालें। लेकिन आपको बस यही करना है कि यहाँ पर ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग कर सकता है, फ्यूचर्स के रिस्क को समझता है, लेकिन खतरा नहीं चाहिए। अगर आप इसे सही से करेंगे तो 1% के अराउंड आप निकाल सकते हैं पर मंथ, विच इज वेरी गुड रिटर्न। बस करना क्या है, जो ज्यादा गिरेगा उसे बाय करना है,
जो कम गिरेगा उसे सेल करना है, और इसी के ऑपोजिट जो ज़्यादा बढ़ेगा उसे शॉर्ट करना है यानी कि सेल करना है, और जो कम बढ़ेगा उसे बाय करना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा-थोड़ा समझ आया होगा। मैं ये नहीं कहता कि एक ही बार में आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। एक बार में थोड़ा-थोड़ा भी समझ आ रहा है ना तो बहुत बढ़िया। आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। आपने क्या करना है, पहले एक कंसेप्ट उठाना है, उसके ऊपर आपको थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट कंसेप्ट उठाना है, दोबारा इस वीडियो को देखना है, फिर अगला पार्ट आपको स्टार्ट करना है, और अगले पार्ट के हिसाब से फिर आपको इसके कंसेप्ट समझने हैं। आप ऐसे डिवाइड करके काम करेंगे ना, क्योंकि मैं आपको आज एक ही वीडियो में इतने सारे कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक बार आप ना कंसेप्ट्स को सभी सभी कंसेप्ट्स को एक बार समझ लें, उनको अलग अलग नोट कर लें, फिर उसके ऊपर आप काम करें। क्योंकि आप काम करेंगे तभी तो आप फिर क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसके जिसके बाद हम फिर एक अलग वीडियो में, एक पूरे वीडियोस में जो है आप लोगों के सारे ये क्वेश्चन आंसर्स हम पिक करेंगे, जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सब क्लियर करेंगे। एक पूरा Q&A सेशन होगा आपका, जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे ना वो सब हम उस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस, अपने कंसेप्ट्स को जो है रिवाइज करना है। अपने जो भी डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सबको आपको लिखते जाना है, और आपको मुझे मैसेज करते जाना है। मैं एक साथ आपको आंसर एक वीडियो के अंदर दे दूंगा, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे ना उन सबको मैं एक अलग से वीडियो में दे दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक के सभी कंसेप्ट समझ आए होंगे। क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। हाँ, एक जो ऑप्शन की स्ट्रैटेजी रह गई थी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ऑलरेडी, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो चुकी है, कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है वीडियो, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको एक ही वीडियो में समझा दिया है। तो जो ऑप्शन वाली जो स्ट्रैटेजी है ना उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में भी बात करेंगे, उसके भी कुछ कंसेप्ट देखेंगे, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि सेशन 4 अभी है, सेशन 5 में हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बात करेंगे, और उसके बाद एक वीडियो ऐसी आएगी जिसमें आपके सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो कंप्लीट किए जाएंगे, वो आपके सॉल्व किए जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, सभी के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी नया सेशन अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला तो अपने डीमेट अकाउंट को सबसे पहले तो डिवाइड करके रखें, एक में इन्वेस्टिंग और एक में ट्रेडिंग। और अगर अभी तक आपने अपना सेकंड डीमेट अकाउंट नहीं खोला तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पे भी उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। आप आज ही अपना डीमेट अकाउंट जो है ओपन करवा सकते हैं टॉप ब्रोकर्स के साथ। बिल्कुल फ्री डीमेट अकाउंट है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, और हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, वहां पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो को, आज के सेशन को जो है हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग के साथ। तब तक के लिए आप अपने ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें, उनको पढ़ें, उनको ध्यान से समझें, उनके नोट्स बनाएं, और इसके ऊपर थोड़ा बहुत ना पेपर ट्रेडिंग या फिर आप बैक टेस्टिंग करना ज़रूर स्टार्ट करें। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।